हमारे गांव में सबसे पहले पुराना कब्रिस्तान था। उसके बिल्कुल बराबर 2 मंजिलें एक मकान काफ़ी अरसे से खाली था। मकामी लोग और आसपास रहने वाले लोगों ने मशहूर कर रखा था कि इस मकान में किसी जिन का बसेरा है जो रात को पूरे मकान में चलता फिरता नजर आता है, जो एक पैर से लंगड़ा है और वो किसी को भी अपने मकान में बर्दाश्त नहीं करता। जब मैं छोटा था तो इस ज़माने में दादी अक्सर मना करती थी कि रात के वक्त इस मकान के आसपास मत जाया करो। इस वक्त तो मैं बच्चा था, इसलिए मान जाता था कि दादी ने मना किया है और खेल कूद कर मगरिब से पहले ही घर आ जाया करता। यह मकान हमारे घर से बहुत करीब था। वक्त गुजरता गया, मैंने इंटर के बाद अब्बा की दुकान संभाली। इस मकान के बिल्कुल सामने वाली सड़क पर हम दोस्त क्रिकेट खेला करते थे। अक्सर बॉल मकान में चली जाती थी तो हम में से 2-3 लड़के दीवार कूदकर अंदर जाते और जिनों की आवाज़ें निकालते और बॉल ले आते। हम सब दोस्तों का ये ख्याल था कि ये सब सिर्फ भूत प्रेत की बातें हैं और यहाँ जिन वगैरह नहीं होते, ये सब फर्जी हैं। फिर एक दिन हम सब दोस्तों ने नाइट मैच का इरादा किया और मैच रात 11 बजे से शुरू होगा और तकरीबन 2:30-3 बजे तक ख़त्म होगा। खेल शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वकास बैटिंग कर रहा था और सलमान बॉलिंग कर रहा था। अचानक वकास ने ज़ोरदार शॉट मारी और बॉल सीधा उस मकान में जाकर गिर गई। ओह वकास, तुमने बॉल उस भूत बंगले में फेंक दी, अब खेलेंगे से? अली ने नाराज़ होते हुए कहा। ज़ुहैब, तुम जाकर बॉल ले आओ। अहमद ने मशवरा दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया। और नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। इस खाली मकान में जिसने बॉल फेंकी है वही लेकर आएगा। ये बोल कर मैं एक तरफ खड़ा इस खाली मकान की तरफ देखने लगा। अली ने वकास को हौसला देते हुए कहा, जब वकास तुम बॉल लेकर आओ, तुमने भेजी है तो तुम ही लेकर आओ वरना देर हो जाएगी। वकास बेजारी से बोला, क्या मैं अकेला जाऊंगा? इतना अंधेरा है इस मकान में, कुछ मेरा भी तो ख्याल करो। सलीम ने फ़ौरन वकास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वकास, तुम यकीनन लंगड़े भूत से डर रहे हो। जाओ जाओ डरपोक। इतना कहना था कि हम सब दोस्तों ने सलीम की बात से इत्तेफाक किया और वकास का मजाक उड़ाने लगे। वकास ने गुस्से से बैट फेंका और कहने लगा, चलो मैं तो डरपोक हूँ, तुम लोग कौन से शेर हो? तुम में से भी तो कोई नहीं जा रहा। अली ने वकास के कंधे पर हाथ रख कर कहा, वाकई तुम अकेले नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब तुम दोनों चले भी जाओ, पहले भी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, मैंने कहा। और अली वकास तेज़ी से उस मकान की तरफ जाने लगे। अली परेशानी से बोला, इस घर के बाहर भी इतना अंधेरा है, कहाँ मिलेगी बॉल? वकास गेट से अंदर झांकते हुए बोला, अंदर गिरी थी बॉल, मोबाइल की टॉर्च चलाओ। मोबाइल की टॉर्च नहीं लाया हूँ, अली ने जवाब दिया और गेट से अंदर झांका तो बॉल नज़र आ गई। अरे वकास, वो रही है बॉल। उसने उंगली से इशारा किया। वो रही सैन में कमरे के दरवाजे के सामने, अली ने कहा। वकास ने भी झांका। कहाँ? अरे वो रही, चलो अंदर चलते हैं, अली ने गेट पर चढ़ते हुए कहा। दोनों अंदर गए। वकास ने इधर उधर देखते हुए कहा, यार अली, ये वाकई क्या लंगड़ा जिन यहाँ रहता है? अली ने बॉल हाथ में उछालते हुए कहा। अरे भाई, तुम भी अब इन फजूल बातों पर यकीन करने लगे हो, चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहकर अली गेट पर चढ़ने लगा। वकास भी चढ़ा। जब दोनों बाहर आए और सामने की सड़क पर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अली वकास से बोला, यार ये क्या, ये सब कहाँ गए? वकास ने भी हर तरफ देखा तो सामने से फराज भागता हुआ आया और इन दोनों से मुखातिब हुआ। यार अली, वकास, पिछली गली में जो मुजाहिद अंकल हैं बेकरी वाले, उनके घर में डकैती हुई है, सब उधर ही गए हुए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। और वहाँ ज़ुहैब कह रहा था कि बाकी मैच कल होगा। ये बोलकर फराज तेज़ी से भागा। अली ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और वकास से कहा, चलो वकास, साथ चलते हैं। वकास ने टाइम देखने के लिए जैसे ही अपनी कलाई पर देखा तो वहाँ घड़ी नहीं थी। ओ अली, मेरी घड़ी कहीं गिर गई है, अली ने जल्दी से कहा। तो अब चलो, छोड़ो घड़ी को, अली ने बेजारी से कहा। वकास फिक्रमंदी से बोला, यार वो मेरी घड़ी नहीं है, पापा की घड़ी है, वो कल सुबह दफ्तर जाएंगे तो वो घड़ी पहनते हैं, वो बहुत महंगी घड़ी है, मुझे लग रहा है कि वो इस मकान में गिरी है, चलो वापस चलकर एक बार देख लेते हैं। अली ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं बस अमजद अंकल से मिलकर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। बस 2 मिनट में आया। अली ने बाइक स्टार्ट की और चला गया।
वकास ने सोचा कि जब तक मैं अली का इंतज़ार करता रहूं तब तक मैं घर से टार्च ले आऊं और मोबाइल ले आऊं। वकास घर पहुंचा, सब सो रहे हैं सिवाय खतीजा के। वो अपने कमरे में इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। वकास ने इसको कमरे की खिड़की से आवाज़ दी, खतीजा यहाँ आओ। वकास ने सरगोशी की। खतीजा जल्दी से बाहर आती और पूछती है, क्या हुआ भाई, आप जल्दी आ गए, क्या मैच ख़त्म हो गया? अरे वो अमजद अंकल के घर डकैती हुई है, मैं वहीं जा रहा हूँ, बस तुम मेरा मोबाइल ला दो जल्दी से। वकास ने धीमे लहजे में कहा, अच्छा भाई मैं लाती हूँ। खतीजा बोलकर अंदर चली गई और मोबाइल लेकर वापस आई। ये तो बताए कि डकैती कब हुई और किस वक्त आए थे चोर? खतीजा ने सवालात पूछे। ये वक्त सवालात पूछने का नहीं है, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, देर हो सकती है, गेट बंद कर लो। वकास ने कहा। इतना कि वकास इस खाली मकान की तरफ जाने लगा। ज़ुहैब अली दूर से ही मुझे आवाज़ देता हुआ आया। सुन ज़ुहैब, अली ने फिर आवाज़ दी। मैंने उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, क्या हुआ? यार वो अपना वकास इस खाली मकान में घड़ी ढूंढने जा रहा है, तुम ज़रा इसके साथ चले जाओ। और इतनी रात में इसे क्या पड़ी है घड़ी तलाश करने की? अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ, मैंने बेजारी से कहा। किधर गिरी थी? वकास अपने आप से बोला। वो घर के सहन में मोबाइल की टार्च से काड़ कबाड़ को पैर से हटा कर देखता रहा और फिर थोड़ा झुक जाता है और यकदम उसकी घड़ी नजर आ जाती है और यस मिल गई। जैसे ही वो उठकर पलटा है तो वो किसी भारी सी वजूद से ठोकर खाकर सर के बल गिर जाता है। उसके हाथ से घड़ी और मोबाइल दोनों छूट जाते हैं। थोड़ा संभल कर वो गौर करता है तो उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं। वो बेहोश हो जाता है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ और गेट के बाहर से ही आवाज़ लगाता हूँ, क्या तुम अंदर हो वकास? घड़ी मिली या नहीं? मैं अंदर आऊँ? मैं गेट से जागता हूँ तो वकास मुझे इस सैन में कमरे के दरवाजे के करीब गिरा हुआ नजर आता है। मैं घबरा जाता हूँ और जल्दी से गेट खोल कर अंदर जाता हूँ। मैं अभी वकास के करीब नहीं पहुँचा था कि अचानक वकास आधा उठकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, ये मेरा घर है, तुम जाओ। फिर इसकी गर्दन ढल जाती है और वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, यार ज़ुहैब देखो मुझे क्या हो गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है यार। मैं इसकी तरफ गौर से देखते हुए बोलता हूँ, यार वकास ये कैसा मजाक है, जल्दी से उठो, मैं जा रहा हूँ। मैं कमर पर हाथ रखकर बोला। फिर अचानक से वकास गिर जाता है जैसे बेहोश हो गया हो और मकान के अंदर जो अंधेरी गली थी वहाँ से एक लंगड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ मेरी तरफ आता है और भौंकने लगता है। मैं डर जाता हूँ और बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वकास को क्या हो गया है और ये लंगड़ा कुत्ता वकास के पास क्यों खड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं होता। मैं जल्दी से मोबाइल निकाल कर अली को कॉल करता हूँ, अली जल्दी से इस खाली मकान में आ जाओ, वकास की तबीयत बहुत ख़राब है, सब लड़कों को भी लेकर आओ। फ़ोन बंद करके भी वकास को दोबारा आवाज़ देता हूँ, वकास वकास होश में आओ, वकास क्या हुआ तुम्हें? वकास एकदम से उठकर बैठकर हंसने लगता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो लंगड़ा कुत्ता गली में वापस चला जाता है। मैं अब समझ गया कि क्या मामला है। अब मुझे शिद्दत से दादी की बातें याद आने लगी कि वाकई इस खाली मकान में जिन है और वो जिन अब वकास के अंदर है और वो कुत्ता भी शायद लंगड़ा जिन है। मैं गेट के पास खड़ा अली का इंतज़ार कर रहा था। वो सब आ गए, मैंने उनको सारी बातें बताई। जब हम सब वकास को सहारा देकर उठाने लगे तो इसका वज़न और कद भारी था कि ऐसा लगा था हमारी टूट जाएगी और हम इसको उठा नहीं पाएंगे। जब हमसे बड़ी मुश्किल से इसको उठाकर इसके घर पहुँचे तो इसकी बहन इसको देखकर रोने लगी और जल्दी जल्दी आंटी को उठाया। सब बहुत परेशान हो गए। ये रात की कोई 3 बज रहे थे। फिर अगली सुबह इसके वालिदैन इसे पहुंचे हुए बाबा के पास ले गए। इन बाबे ने सिर्फ ये बताया कि इसने कुछ खौफनाक या कोई पुरस्कार चीज़ देखी है। हम सब भी खौफजदा थे। वकास बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, इसलिए ये दहशत से बेहोश हो गया है। जब होश आता है तो इसी वजह से उठा नहीं जा रहा है। मैं इसके घर इसकी इयादत के लिए गया और मैंने कहा, वकास तुमको क्या हुआ था? तुमने क्या कोई जिन देखा था? तुम्हें कुछ याद है? ज़ुहैब मुझे कुछ भी याद नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी भारी वजूद से टकरा कर गिरा हूँ और जब मैंने गौर किया तो वहाँ कोई नहीं था। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली
और खामोश होकर लेट गया। अंकल आंटी बहुत परेशान थे क्योंकि वकास अब इस खाली मकान में जाने की जिद करने लगा। अकेले में हंसने लगा और बात बात पर बिला वजह गुस्सा करने लगा। एक बार तो हद ही हो गई, उसने अपने कमरे में रखी हुई चीज़ें दीवार पर मार मार कर तोड़ दी और यही बोलता रहा, वो खाली मकान मेरा घर है, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे क्यों तंग करने आते हो। बस वकास की इसी तरह की फालतू बातें और हरकतें अब मामूल होती जा रही थीं। मैं जितना तावन कर सकता था मैंने किया। अब मैं समझ गया था कि इस पर जिन हावी है, जिसका जिक्र दादी किया करती थी, और अब वकास कभी ठीक नहीं हो सकेगा। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए। हम सब दोस्त वकास के घर जाते और उसकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। मुझे किसी जानने वाले ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, काफ़ी लोगों को जिन्नों भूतों से आज़ाद करवा चुके हैं। वो गांव से दूर वीरान से मकान में अकेले रहते हैं। मैंने उन बुजुर्ग का जिक्र वकास की वालदा से किया तो वो फ़ौरन तैयार हो गई और अगले दिन ही वकास को उन बुजुर्ग के पास ले गए। इन बुजुर्ग साहब ने बहुत ही कोशिश की तो जिन वकास के अंदर से बोलने लगा। बुजुर्ग साहब ने पूछा, तुम कौन हो और इस लड़के के पीछे क्यों पड़ गए हो। वकास के अंदर से जिन ज़ोर ज़ोर से हंसता और फिर बोलता है, जिस वक़्त मैं अपने मकान में ठहर रहा था, ये उस वक़्त मेरे मकान में क्यों आया और वहाँ क्या कर रहा था। इसने मेरे रास्ते में खलल डाला, अब मैं भी इसको तंग करूँगा। जिनको निकालने का काम इन बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल नहीं था। उन्होंने वकास के वालिदैन को इसे दम करने के लिए कुछ सूरतें बताईं और 14 दिन तक यहाँ लाने को कहा। बुजुर्ग के हुक्म पर वकास के वालिदैन इसको बुलाता हैरान के पास ले जाते थे। दुआओं और वजीफ़ों की वजह से वकास ठीक हो गया और उस लंगड़े जिन ने वकास का पीछा छोड़ गया। बुजुर्ग ने वकास को 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की ताकीद की और बावज़ू रहने को कहा और साथ ये भी नसीहत की कि वीराने को दीवार में कूद कर नहीं जाया करते। अभी वो जिन मान गया है और तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है, मगर अब तुमने इसका रास्ता रोका तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। इस वाक़े के बाद वकास भी लंगड़ाने लगा था। इसके लंगड़ाने की वजह सामने नहीं आई। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि वकास तो बिल्कुल ठीक है, मगर हमें मालूम था कि इसके साथ कुछ पुरअसरार मामला हुआ है। वकास को महसूस नहीं होता था कि वो लंगड़ाता है, मगर देखने वाले को साफ नज़र आता था कि वो लंगड़ा रहा है। इसकी वजह किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। वकास को भी याद नहीं कि उसने खाली मकान में क्या देखा और वो बेहोश हो गया था और इस लम्हे उठ नहीं पा रहा था। वकास को कुछ याद नहीं। ये मामला हमेशा पुरअसरार ही रहेगा। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर चला गया और 5 साल बाद गाँव वापस आया और सबसे पहले वकास के घर गया। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वकास अमेरिका शिफ्ट हो गया है। अंकल ने ज़मीन बेचकर इसे इन्होंने पोल्ट्री फार्म ख़रीद लिया और इससे काफ़ी मालदार हो गए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी फैमिली अमेरिका चली गई। मैं काफ़ी उदास हो गया क्योंकि हम सब दोस्त अब बिछड़ गए थे। मुझे इस खाली मकान का ख्याल आया जिसमें एक लंगड़ा जिन रहता था। इस मकान के सामने वाली सड़क पर हम सब दोस्त क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया क्योंकि वो खाली मकान एक खूबसूरत मदरसा बन गया था। मुझे बेहद खुशी हुई। चलो इस बहाने लंगड़े जिन से जान छूटी। मैं मदरसे के अंदर गया। वहाँ के उस्ताद मुझसे बहुत अच्छे से मिले। उन्होंने बताया कि अब यहाँ कोई जिन नहीं है, ये जगह अब मुकम्मल पुरअमन हो चुकी है। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मदरसे से जैसे ही निकलने लगा, एक लंगड़ा कुत्ता तेज़ी से मदरसे में दाखिल हुआ। मुझे ऐसा लगा कि किसी को भी वो लंगड़ा कुत्ता नज़र नहीं आया, मगर मैंने उस कुत्ते को देखा था। खैर मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है, मगर दिल में खटका हुआ कि क्या कहीं वही लंगड़ा जिन तो नहीं था। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।